नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बॉलीवुड में एक हीमैन थे धर्मेंद्र। धर्मेंद्र की एंट्री पर्दे पर जब होती थी तो फिर जितने भी कुत्ते कमीने विलन होते थे पसीने छूट जाते थे उनके। अब मैं ये खाली तुलना कर रहा हूं, बुरा मत मानना, इस देश में बुरा आजकल बहुत लोगों को लगता है। अब लग ही जाएगा तो क्या करोगे फिर। वैसे ही संसद में धर्मेंद्र उतार दिया है अखिलेश यादव। धर्मेंद्र यादव को पिछले मैं करीब 1 महीने से, जब पिछला अभी सत्र बजट सत्र चल रहा था तब भी देखा था, और अभी फिर जब ये स्पेशल सेशन शुरू हुआ है तो फिर देख रहा हूं। धर्मेंद्र यादव गजब ढा रखा है। वो बोलते ही वो पॉइंट है, मतलब वो वाली नस ना, जिसे आप एक्यूपंक्चर करवाने जाइए तो आप ऐसे दिन भर उंगली दबाते रहिए, कुछ नहीं होता है ना। जब एक्यूपंक्चर वाला दबाता है तो जैसे ही उंगली दबाएगा आप सीट कुर्सी से उछल जाओगे 1 फुट ऊपर। तो वो मुझे लगता है एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ भी ये वाले धर्मेंद्र हैं, ये समाजवादी पार्टी की मैन। वो ऐसी नस दबाते हैं कि दंड से 1 फुट उछल जाते हैं। स्पीकर ओम बिरला बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खोने की स्थिति आप कहते हैं, इसको कहते हैं बौखलाहट। कि जब सदस्य कहे कि 1 मिनट तो देंगे सर मुझे बोलने के लिए, कहे नहीं हम नहीं देंगे, 1 मिनट नहीं देंगे, और टोटल कितना बोल रहा, 2 मिनट। सांसद बोला 2 मिनट, स्पीकर 1 मिनट देने को तैयार नहीं। आप समझ लीजिए कि कहां तक, कितने गहरे तक चोट कर दिया। अमित शाह, देश के स्वयंभू कथित चाणक्य, खड़े हो गए सदन में, दंड से खड़े हो गए। धर्मेंद्र यादव ने संविधान के खिलाफ बोला, संविधान के खिलाफ बोला। अब हिसाब किताब बराबर करने के लिए फिर थोड़ा सा वैसे ही कद औरा चाहिए तो अखिलेश यादव खड़े हो गए और फिर बता दिया कि भाई महिलाओं में तो मत बांटो। क्या मुस्लिम महिलाएं महिलाएं नहीं है? आधी आबादी में क्या मुस्लिम महिलाओं को आधी आबादी नहीं गिनते हो? जवाब दे दें। बहुत संविधान के लोग मर्मज्ञ हैं। संविधान से जिसका कोई वास्ता नहीं वहीं तो भाजपा शुरू होती है, जब वास्ता खत्म होता है तो भाजपा शुरू होती है। बता लगे संविधान में नहीं, अरे मुस्लिम महिलाएं भी तो आधी आबादी है, आधी आबादी है कि नहीं? और फिर गौरव गोगोई आए, उन्होंने कश्मीर से असम तक बिल्कुल जो है पर्दा खोल दिया। अब पर्दा जब खुला तो इनकी सारी हकीकत सामने आ गई। फिर ओवैसी की एंट्री हुई, बड़ी मार्मिक स्थिति रही भैया। ये पहला दिन स्पेशल सेशन में। अब बात वही है कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा इको सिस्टम है, मोदी जी सिस्टम बताते हैं ना, सिस्टम मेरा सिस्टम, तो उनका सिस्टम ऐसा है कि जिसमें वो तेज तेज बोलते हैं, फिर उनसे तेज अमित शाह बोलते हैं, वो खड़े होते हैं तो क्या क्या बोल देते हैं, गाली तक सदन में दे देते हैं उनसे तेज। राजनाथ सिंह की आवाज ही भारी है, नींबू घुमा घुमा के। तो ये पूरा तेज बोलने वाली फौज, ऊपर से इनके पास जितने एम्पलीफायर हैं आवाज को और तेज करने वाले, यानी ये मीडिया जो गोदी है, जो पामेरियंस है, ये सब भी उनके आवाज में एम्पलीफायर लगा के और बढ़ा देते हैं, और फिर आईटी से लोग। तो देश सुनता ही इनको है, इन्हीं के झूठ को सुनता है, इन्हीं के फरेब को सुनता है। दूसरे पक्ष को सुनाने वाला कोई है ही नहीं। तो दायित्व तो हम निभाएंगे। भाव को ले आइए और दिखाते हैं हम इनको कि सदन में पहले दिन स्पेशल सेशन बुला कैसे फंसे हैं। स्वागत है भाव। कुछ खबर ओबर नहीं, आज हम बयानों पर ही पूरा कार्यक्रम करेंगे। शुरुआत कीजिए, धर्मेंद्र यादव को आपने सुना होगा, लेकिन सुनिए, ये कार्यक्रम की दिशा ही अलग है। धर्मेंद्र यादव को लाइए। धर्मेंद्र यादव जी आपको देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले आपका, मैं अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से ये जो तीनों ही के तीनों बिल आए हैं, संविधान संशोधन बिल, परसीमन बिल, संघराज बिल, तीनों ही बिलों का पुरजोर विरोध करता हूं सभापति जी, और संवैधानिक आधार पर करता हूं। देश के संविधान में हम संसद को पावर इस बात की दी गई है कि संविधान की सुरक्षा करें, सुरक्षा करें, लेकिन सभापति जी आज एक ऐसे बिल आए हैं कि हम लोग संविधान को ही तोड़ना, मरोड़ना, फोड़ना चाह रहे हैं, और इसका हम समाजवादी पार्टी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सभापति जी, विरोध के आधार हैं सभापति जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है,
ये मैं समझता हूं संविधान की भावनाओं के पूरी की तरह से विरोध में है। जिस तरह से महिला बिल के नाम पर महिला बिल की चाशनी, अध्यक्ष जी एक मिनट तो देना पड़ेगा अध्यक्ष जी, नहीं देंगे, दीजिए। ऐसे नहीं महिला बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी एक आधी बात, और इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, प्रशीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। अब सब सीनियर सदस्य हैं, सबको बार बार टोकने का रोकने का कहेंगे तो अध्यक्ष महोदय हमें टोकते हैं। इसीलिए क्या महिला आरक्षण के खिलाफ हैं क्या आप? यदि अब मैं नियम 72 को पढ़ दूं, नियम 72 को पढ़ दूं, एक मिनट इनके पेंशन। देखिए इनकी हालत, 2 मिनट टोटल क्लिप जो है वो 1 मिनट 43 सेकंड से 45 सेकंड, मैंने तो थोड़ा बढ़ा करके लिया इसमें, जो ये इन्होंने बोला स्पीकर साहब हमारे परम आदरणीय, तो वो जोड़ करके बहाऊ तब ये 2.25 मिनट हुआ, नहीं तो 2.25 मिनट की क्लिप थी। उसी में ये बोलना पड़ रहा है कि 1 मिनट तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, अगर नहीं देंगे। और चेहरा आप देखिए, ऐसे लग रहा था, अभी यही चेहरा जब मोदी जी बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कौन भागवत कथा सुन रहे हैं, वो मुरारी बापू कथा चल रही है, डूबे हुए हैं, कथा का रस ले रहे हैं मुरारी बापू। तो वो इनके लिए तो खैर मुरारी बापू, आसाराम बापू वहीं पे हैं, सामने ही है, संसद में बैठे इनके मुरारी बापू। तो खैर इसके बाद अमित शाह आ गए मैदान में। ये यहीं तक नहीं हुआ, खाली इनकी भाव भंगिमा नहीं, अमित शाह खड़े हो गए, गृह मंत्री। सोचिए, धर्मेंद्र ने तो गजब कर दिया। यही ताकत दिखानी चाहिए हर संसद सदस्य को। लाइए जरा दिखाइए, अमित शाह को सुनवाइए। नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बगैर तो काम ही नहीं चलता। अखिलेश यादव फिर खड़े हुए, जरा अखिलेश यादव सुनाइए। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? बाजी क्यों है महिला विधेयक? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। आपको भी पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे। ओपनिंग में भद पिट गई भाव। नहीं, बिल्कुल उन्होंने यही कहा। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत पॉलिश्ड खेला, मतलब ये यंग लड़का है लेकिन मानना पड़ता है पॉलिश्ड। हाँ, उसने बहुत पॉलिश्ड खेला। देखिए, उसने क्या किया, उसने कहा कि महिलाओं को आरक्षण है तो मुस्लिम महिलाओं को भी उसमें आना चाहिए, मुस्लिम महिला भी आरक्षण में आएगी।
जैसे मुस्लिम का नाम लिया, ये उस ट्रैप को समझ नहीं पाए। धर्मेंद्र ने ये नहीं कहा था, धर्मेंद्र यादव ही ना, गलत नहीं तो धर्मेंद्र मैं, यादव। धर्मेंद्र हाँ, यादव ने कतई नहीं कहा कि रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन में मुस्लिमों को अलग रिजर्वेशन चाहिए, ये बात नहीं कही हाँ, उनने। उनने कहा कि रिजर्वेशन है तो महिलाओं को भी रिजर्वेशन है, तो मुस्लिम महिलाओं को भी। तो इसमें गृह मंत्री छूट सकते थे ये बोल के कि भाई सरी भी महिलाओं को मिल रही है, हर जाति की, धर्म की, कोई भी हो, महिला महिला है। लेकिन इनने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो जैसे ही अटक गए झांसे में, ऊपर से चेरी ऑन द टॉप है जो अखिलेश यादव ने रख दी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई मुस्लिम इस देश की आबादी नहीं है, क्या वो टैक्स नहीं देती, क्या वो मतदान नहीं करती, मुस्लिम महिलाएं सांसद नहीं होती, मुस्लिम महिलाएं मंत्री रह चुकी है इस देश में, तो क्या मुस्लिम तो यहाँ पे देश में राष्ट्रपति रह चुका है, तो क्या मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा? 33% मुस्लिम को रिजर्वेशन नहीं, ये किसने कहा आपको? ये समझ ही नहीं पाई इस ट्रैप को। उसने रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं मांगा था, उसने सिर्फ एक उछाला कि जिसमें अटक जाए। और स्पीकर देखिए, जो सुबह के डिस्कशन में आपने कहा था, मिड डे मुद्दा में जो जिक्र किया था आपने कि ये 3 को क्लब करेंगे और जब 2 को मना करेंगे आप तो बोलेंगे आप महिला विरोधी है, आप महिला विरोधी है। स्पीकर भी कहते हैं कि आपको मुस्लिम, आप महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं चाहिए। किसने नहीं चाहिए? महिलाओं के रिजर्वेशन का इशू ही नहीं है। जब महिला रिजर्वेशन यूनानिमस पास हुआ, बिना किसी विरोध का पास हुआ, इसका मतलब देश के समस्त राजनीतिक दल जो जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को लेकर लोकसभा में थे, राज्यसभा में थे, सब ने मिलकर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 33% मांगा, दिया और कानून बनाया। ये बात तो तय हो गई। अब इसमें महिला विरोधी होने की बात है, लेकिन महिला रिजर्वेशन के नाम के पीछे यदि आप डिलिमिटेशन का खेल करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी रीऑर्गेनाइज करने का खेल करेंगे, आप एक कमीशन नियुक्त करेंगे जो जैसा कि आपने कहा कि उससे भी घातक होगा, चुनाव आयोग से भी घातक होगा, ये नियुक्त करेंगे और फिर अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी तय करोगे, पूरे भौगोलिक स्थिति अपने हिसाब से करोगे, सब कुछ अपने मनमानी तरीके से करोगे। मनमानी तरीके से इसलिए क्योंकि उस बिल में यह प्रावधान है कि उसके खिलाफ आप जा नहीं सकते कोर्ट में। जब उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते तो फिर काम ही खत्म हो गया। जब उसकी जवाबदेही कोर्ट के प्रति भी नहीं है तो आपके प्रति कैसी होगी? न्यायपालिका के प्रति ही जवाबदेही नहीं तो फिर मेरे प्रति भी नहीं होगी। मैं भी कल एप्लीकेशन लेके गया तो बोलेंगे हमारे यहाँ 1 वे ट्रैफिक है, हम सिर्फ बोलेंगे और करेंगे, आपको एक्सेप्ट करना है मालिक, आप गुलाम हैं हमारे। ये लोकतंत्र वगैरह जो है वो चला गया अभी। ये चाइनीज मॉडल लाना चाहते पिछले दरवाजे से, और बहुत शातिरता से इन्होंने महिला आयोग के साथ क्लब करके ये दांव खेला है, बहुत शातिर तरीके से। तो कुल मिलाकर ये एक्सपोज बार बार होंगे, ये एक्सपोज बार बार होंगे। और जब वो खड़े हो गए भाई मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम धर्म के नाम पे रिजर्वेशन नहीं है, अरे लेकिन मुस्लिम महिला तो महिला है, महिला का काहे धर्म? वो आधी आबादी में तो है ना, आधी आबादी तो है, उसका रिप्रेजेंटेशन होगा कि नहीं होगा? भाजपा तो पूरी आबादी में मुसलमानों को टिकट नहीं देती। हाँ हाँ, पूरी नहीं देती, तो वो बोल सकते थे भाजपा आपको देना है, आप दीजिए मुस्लिमों को टिकट। भाजपा नहीं देगी, बोलिए सदन पे। नहीं, विपक्ष लेकिन 33% रिजर्वेशन में मुस्लिम नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमने सुबह की चर्चा जो हमने भाव ने की थी, उसमें कहा था कि विपक्ष को बिल्कुल भी इस घबराहट से बाहर आ जाना चाहिए कि कहीं महिला विरोधी ठप्पा न लगावे। 2023 में बताऊं, 2023 का मेरे पास भाषण है। 2010 में ये जो है शुरुआत तो 96 में हुआ संयुक्त मोर्चा की सरकार में, लेकिन 2010 में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक बिल ये पास हुआ राज्यसभा में।
यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी इसके लिए पहल करने वाली सोनिया गांधी थी, लोकसभा बिल्कुल में अटका। 2023 का भाषण मेरे पास राहुल गांधी का पड़ा हुआ है। राहुल ने महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस का बिना शर्त समर्थन देते हुए कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ही महिला आरक्षण लागू हो जाना चाहिए। क्यों नहीं लागू किया? महिला हितैषी कौन? राहुल गांधी कहा कि 24 में लागू करो, ये नहीं किए। ये सब पोस्ट डेटेड चेक नहीं दिए, अनडेटेड चेक दे दिए। उस पे कोई हाँ, तारीख नहीं लिखी थी कि कब हम लागू करेंगे, 2035 में, 2045 में। 2023 में भी जब यह यूनानिमसली पास हुआ, तब भी सत्ता पक्ष यही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे और यही अमित शाह गृह मंत्री थे। ये तब भी नहीं बता पाए कि हम कब देंगे। हाँ, नहीं बता। और एकदम जनगणना करने के पहले, जनगणना पर नहीं करी। 2011 का डाटा, पहले 2011 का डाटा ऑथेंटिक नहीं था, अब ऑथेंटिक हो गया। 2023 में क्यों नहीं? 2023 में ही 2011 का डाटा क्या अभी आ गया क्या? 2023 में जब आपने महिला रिजर्वेशन बिल बनाया, तब भी 2011 का डाटा था। उसी डाटा पे तभी 33% लागू करते, तभी लोकसभा के चुनाव करते, उसमें लागू करते। उसके बाद 10 विधानसभा चुनाव हो गए, करीब करीब हर राज्य में हुए, उसमें लागू करते। कांग्रेस ने तो पंचायती राज में कब से लागू किया हुआ है। कांग्रेस की नीयत पे और विपक्ष की नीयत पे क्या खोट करते हो आप? उनने तो लागू किया, आपने क्या किया? आप महिलाओं के हितैषी बोलते हो, आपने एक मुख्यमंत्री महिला है आपके पास, एक प्रदेश अध्यक्ष महिला है आपके पास, एक काबिल मुख्यमंत्री थी महिला, उसको घर बिठाया आपने। क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि महिला बचपन में अपने पिता के अधीन होती है, बड़ा होती तो पति के अधीन होती है, और फिर बेटों के अधीन होती है। वो हमेशा अधीन होती है। और बाबा साहब की अध्यक्षता में बना हुआ संविधान कहता है कि महिला किसी के अधीन नहीं। ये कैसे सनातनी है आशीष? कौन सा सनातन धर्म है इनका? अरे सनातन धर्म में तो स्त्री शक्ति है। लोग नहीं चाहते, मैं फिर कहूं, दर्शक नहीं चाहते, लेकिन कई बार एक कवि, एक हमारे यहाँ का एक कवि था, राजनीति में आया था, आंदोलनकारी बना था। वो कवि बहुत कलाकार कवि है, बहुत कलाकार है, भाव का मित्र है, तो वो ज्यादा उसकी कलाकारियों को जानते भी हैं। तो वो कवि कविता एक सुनाता था, वही मंच पे कविता सुना सुना करके राष्ट्रीय कवि बन गया वो। और हाँ। राज्यसभा के लिए बहुत हाथ पैर मारा, राज्यसभा के लिए कवि इधर से उछलता है, इस डाल से उस डाल नहीं, कूदता है वो कवि। वो कवि तो महोदय हमारे मित्र हुआ करते थे जब स्ट्रगलिंग के दिनों में थे। हम्म जब तो हमारे वो दोस्त यारों के बीच में बर्थडे में भी कविता पाठ करते थे, वो हाँ तब की दोस्ती है। हाँ, तो वो बर्थडे जब वाला अब बड़ा हो गया, तो जब वो उसकी राष्ट्रीय कविता स्तर है। पे हो गए, अब वो राम कथा सुनाते हैं। तो उसकी कविता है, उस कवि की एक है कि वो क्या आग जलती रहनी चाहिए, जो है हम्म, ज्वाला जलती रहनी चाहिए, धधकती रहनी चाहिए, इसी टाइप में है, क्योंकि वो ज्वाला वाला धधकाता रहता है। तो इसीलिए मैं रवि किशन को सुनवा रहा हूं कि इन सबको अगर आप सुनेंगे नहीं तो ज्वाला बुझ जाएगी। तो इन सबको सुनिए। अगर ऐसे ऐसे मूर्ख जो है होंगे, बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, मूर्ख कह रहा हूँ रवि किशन को, फिर कह रहा हूँ मूर्ख। ये जरा सुनिएगा, आप खाली सुनिए, और अगर मूर्ख न साबित हो तो कहिएगा। विधेयक आ रहा है और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी अन्य पार्टी विरोध करे डिलिमिटेशन को लेकर। हर हर महादेव। बहुत सुंदर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कर दिखाया, ये सपना देश की हर महिला देख रही थी, हर नारी देख रही थी। देखो, अब नारी को अपने अधिकार को ढूंढना नहीं पड़ेगा, अब कानून उसके साथ खड़ा होगा। यही तो चाहती थी। जो कागज के पन्नों में उनकी आवाज दब गई थी, वो कागज पे उनकी कलम चलेगी। इससे सुंदर क्या होगा? अभी पता है, ये विरोधी विपक्ष कह रहे थे कि हम विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो लोग, मुझे कल मैं गोरखपुर था, परसों जौनपुर था, महिलाएं कह रही हैं कि ये अब तक बिल क्यों नहीं आया था। सवाल ये उठता है, लोगों को सोचना चाहिए विपक्षियों की, 70 करोड़ की आबादी है इस देश में महिलाओं की। अब नारी आवाज उठाएगी, अब कानून उनके साथ खड़ा रहेगा। अब नारी के साथ अपराध करने के लिए लोग सोचेंगे, क्योंकि हर महिला इस सदन में बैठकर आवाज उठाएगी। अब उसकी दबी आवाज को मोदी सरकार ने एक आवाज दी, एक सम्मान दिया। और ये हम लोगों के लिए कोई बिल नहीं है, ये राजनीति नहीं है, ये भाजपा के संस्कार हैं। ये बिल जो आ रहा है, यही भाजपा के संस्कार हैं। और यही देखना, विकसित भारत के लिए एक राष्ट्र नीति बन के निकलेगा। महिलाओं को सम्मान, ये ऐतिहासिक दिन है इस देश की पंचायत में। आज का ये दिन हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। लिखित लीजिए,
जय हो मोदी जी अखिलेश आपकी। और सोनिया विरोध कर रहे हैं, उनको क्या अरे कहेंगे? करने दीजिए, इन लोगों के घर में अपनी माता बहनों से पूछना चाहिए इन लोगों को कि भैया ये बिल आ रहा है कि क्या है। पहले तो अपने परिवार में पूछें, तब पता चलेगा। सही कहा ये आपने अद्भुत चित्रा। आदमी, इसी नहीं आदमी नहीं पर मीम बना था नहीं, कि नहीं, कहना क्या बिल्कुल चाहते हो, इसी पर बना था, कहना क्या चाहते हो। क्या है, इसको सवाल ये पूछा गया था कि ये जो बिल आया है इसको डीलिमिटेशन को लेके प्रश्नकर्ता ने प्रश्न बहुत सही पूछा, डीलिमिटेशन को लेके बहुत ऑब्जेक्शन है। तो इसने कहा कि गोरखपुर के, एक तो गोरखपुर की महिला ने, किसी ने पूछा होगा, जो महिला राजनीति में अपना अधिकार चाहती है उसको मालूम है ये बिल पास हो गया। गोरखपुर की महिला ने इसको ये पूछा होगा कि जो बिल 2023 में पास होगा ये लागू कब होगा, ये पूछा होगा। लागू तो तुमने करना था। भाजपा की संस्कृति है सिर्फ बोलना, काम नहीं करना। ये महिला बिल को बोल रहा है, इसको पता नहीं कि, इसको लगता है कि महिला बिल पास हो रहा है अंदर, इसको मालूम नहीं कि महिला बिल तो कब का पास हो चुका है। इससे पहले देखिए, मुझे वो हमारा अवधेश इतना नहीं भाई, पता है कि हमारा 2023 में महिला बिल पास हुआ। मुझे अवधेश बार बार याद आता है इन सबको देख के। मूर्ख मूर्ख नहीं होता आशीष, एक मूर्ख होता है, एक झिलमिल मूर्ख होता है, और एक घनघोर मूर्ख होता है। ये घनघोर वाली कैटेगरी में है, घनघोर वाली कैटेगरी में, कि इस आदमी को यही पता नहीं कि इस देश में महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ है 2023 में, इसको ये पता ही नहीं है। इसको ये पता नहीं है ये जो बिल आया है ये डीलिमिटेशन का बिल है, लेकिन लाने के पहले इसको क्लब करके लाया पुराने बिलों से, ये इसको पता नहीं है। ये पार्लियामेंट में बैठते हैं आशीष, 1 करोड़ रुपए खर्चा होता है इन पे, एक एक आदमी पे, एक एक सांसद पे 4 से 5 करोड़ रुपए साल का खर्चा है, और ये हमारा और आपके टैक्स पेयर का खून पसीने की कमाई है। इन मूर्खों पे खर्चा हो रही है, कुपड़ भी नहीं बोल सकता इनको मैं। ये घनघोर मूर्ख है जिसको यही पता नहीं, और कहां से कहां कि महिलाओं को कागज के अंदर लिखता था और कागज के ऊपर लिखता। अरे तू क्या बात कर रहा है यार, अब अपराध नहीं होंगे महिलाओं को। अरे तू महिला को छोड़, अरे महिला को छोड़, तुम्हारे कैबिनेट के मंत्री भी कागज पे साइन कर सकते हैं क्या? हमारे रक्षा मंत्री नींबू मिर्ची के सिवाय और कोई काम है क्या उनको? बात कर रहा है ये आदमी, उसको सवाल पूछा डिलिमिटेशन पे, बात कर रहा है कि भाई महिला आरक्षण बिल आ रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। महिलाओं ने उसको, वाकई महिलाओं ने भी यही से पूछा होगा कि भैया बिल तो बहुत पहले आया, लागू कब करोगे? तो इस कुपड़ को ये भी पता नहीं, वो उन महिलाओं का भी सवाल नहीं पूछ रहा है। इन गोरखपुर के महिलाओं ने इसको बाकायदा एक स्लेट पेंसिल और एक को कक्षा 1 में एडमिशन लेके इसको बिठा देना चाहिए, अ आ इ ई लिखने के लिए। यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी इसकी पढ़ाई की। ये सांसद है हमारे देश के, बताइए, एक से एक बहुत लोग आए पॉलिटिक्स में। संजय दत्त, वो सुनील दत्त साहब आए, सुनील दत्त आए, वहां से लेकर के नरगिस जी थी, सुनील दत्त जी थे, विनोद खन्ना थे, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, अभी शत्रुघ्न सिन्हा से आप बात करिए, राजनीति की समझ है, विषयों की समझ है। शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा में भी रहे, ऐसा नहीं। सुनील दत्त तो खैर जितने बॉलीवुड से आए पॉलिटिक्स में सबसे ऊपर रहे सुनील दत्त। माइक देखते से थोड़ी उबाल आता है यार, माइक देख के इसको उबाल आता है। इसको ये भी नहीं पता है भाऊ, मैं एक सेंटेंस पे ही कहा कि देखिए किसी ने आज तक नहीं लाया, मोदी जी ने बिल लाया। अरे 1996 में बिल आया, 2010 में राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में अटका, 2023 में कांग्रेस की और विपक्ष की बदौलत पास हुआ, यूनैनिमस पास हुआ, सर्वसम्मति से पास हुआ। इस बार तो तुम्हारा महिला आरक्षण बिल से लेने देना नहीं है, उसके आड़ में तुम लोग लोकतंत्र को खाने की जुगत में थे और पकड़े गए हो। सवाल करने वाले ने भी महिला बिल पे बोला ही, पूछा ही नहीं था। उसने कहा कि जो डीलिमिटेशन का बिल लाए हैं आप, इसके ऊपर विरोध कर रहे हैं विपक्ष। अरे बाप, ये गजब है। ये है मनोज तिवारी है, इन सबको पता नहीं। इन सबको रिमोट दे दो, रिमोट लेकर के अपना उठाते गिराते रहे जिसमें एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा ये सब संसद में बिठा दिया, जिस रिमोट से उठाने गिराने का काम था इन सबका, संसद में आ गए हैं सब। ये रिमोट से लोकतंत्र को भी उठा गिरा रहे हैं। इसलिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में ऐसे छिछोरे बैठेंगे तो उस पंचायत को भी अपमान है। अभी आप सुनिए,
इन लोगों को तो कुछ नहीं पता है। जो पढ़े लिखे सांसद है ना, वो उनसे सुनिए जरा। गौरव गोगोई को सुनवाइए। इसीलिए हम बीच में लाए थे इनको कि एक बार फिर से आग जलनी चाहिए। एक बार बस वो जल गई, अब सुनवाइए गौरव गोगोई को। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा असम, दोनों प्रदेशों में डिलिमिटेशन, दोनों प्रदेशों में। और एक में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के जब आपने परिसीमन की तो वहां पे आपने डिलिमिटेशन कमीशन बैठाई और वहां पर आपने सेंसस, कौन से सेंसस का आपने इस्तेमाल किया, 2011 का। और दूसरे तरफ आपने असम में परिसीमन की, वहां पर परिसीमन की दायित्व खुद केंद्र चुनाव आयोग ने ले ली और वहां पर परिसीमन के सेंसस के आधार पर हुआ 2001 पर। आप सोच समझ सकते हो कि भारत में 21वीं सदी में 2022 से 2023 में लगभग वो 1-1.5 वर्ष के कार्यकाल में भारत के 2 प्रदेशों में परिसीमन हो रहा है। एक 2011 के सेंसस के आधार पर, एक 2001 के आधार पर, एक जगह डिलिमिटेशन कमीशन, एक जगह चुनाव आयोग। तो साफ साफ पता चलता है कि ये डिलिमिटेशन किसी प्रकार से नागरिकों को, आम नागरिकों को सुविधा देने के लिए नहीं, डिलिमिटेशन बस आप अपने राजनीतिक सत्ता को और मजबूत करने के लिए, अपने राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर। सबसे फैक्चुअल और इंफॉर्मेटिव क्लिप ये थी। 2022-23 में देश के 2 राज्यों में डिलिमिटेशन होता है भाऊ, और दोनों में देखिए फर्क। करने वाले अलग लोग, वहां पर डिलिमिटेशन आयोग किया, वहां पर चुनाव आयोग। 2001 का, एक के बाद 2011 का, 2011 बताइए। मतलब आसाम में 2001 का क्यों? हाँ, और 10 साल पीछे, 25 साल पुराना। 2011 क्यों नहीं? जो आंकड़ा सूट होता है वो आंकड़ा एक्सेप्ट करेंगे। गजब है। ये तो अभी 2-3 दिनों में तो कई मूर्खों का मेला लगा होगा। अभी 2-3 दिनों में तो एक हम भी है मूर्ख करके एक पिक्चर रिलीज हो सकती है, क्लिपिंग जोड़ जोड़ के। चलिए ओवैसी को सुनाइए जरा, ओवैसी को। ये सब भारी पड़े हैं आज सदन में, कोई जवाब नहीं सिवाय वही कि हम देख लेंगे टाइप में। Sir, I oppose this introduction of this constitutional amendment bill because it violates the parliamentary form of democracy and federalism, which are both parts of basic structure of the Constitution, sir. Sir, this is not about the one reservation. The main goal is to make South ruled and other areas the ruler and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature. Sir, federalism is the basic structure of the Constitution. By removing the delimitation freeze, it gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. Sir, the Hindi heartland has 38.1%. It will increase to 43.1%. Southern states will decrease from 24 to 20%. Sir, why I say it is complete destruction of federalism? It also curtails parliamentary democracy. Parliament democracy has to be representative of, if a voter in Telangana feels that their voting or not makes no difference, if decisions are taken in UP rather than parliament, why will they vote? Thirdly, sir, it violates our own direction 19A2. Minister has to give 7 days notice of a motion for introducing a bill in this house. Similar copies of the bill have to be introduced, need to be given to members 2 days before the introduction. Third, sir, this is a clear violation of 123B of RP Act 1951 to 1 week before voting. I call this a corrupt practice, sir. I will be asking for a division of this bill, sir, and I end by what Sahir Ludhiani had said. यहाँ पर गरीबों से मतलब जुनूबी हिंद के लोग, मुसलमान और ओबीसी। इसका साहिर लुधियानी ने कहा, सर, शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक।
ये रवि किशन जैसे लोगों को ट्यूशन ओवैसी से गौरव गोगोई से लेना चाहिए, तो सब लेते मोदी से ट्यूशन है। रवि दिक्कत तो यही पे, किशन मास्टर ही गलत चुन रवि रहे हैं। किशन को जब उसने बोला सेक्शन 132 132, तो इसको लगेगा कि बालकनी के सीट का नंबर है या बालकनी की टिकट इतने में बिक रही होगी। हाँ, टॉर्च से टिकट दिखाओ, टॉर्च हाँ, जलाओ। टॉर्च से टिकट दिखाने वाला। ये फिल्म छाप लोग, इनको क्या मतलब मैं ऐसा नहीं कहता हूं, वहां पे भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बीजेपी में आने के लिए आपको दिमाग शून्य होना चाहिए। ये यूएसपी है आज के डेट में। आपके पास दिमाग है तो आप बीजेपी का मेंबर नहीं बन सकते। आप गौ माता का गोबर अपने सर में भरिए और आप आइए। और जब गौ माता का गोबर आपके सर में होगा तो यही बात करेगा जो ये कर रहा था अभी। कौन? रवि किशन। वैसी पढ़ा लिखा इंसान है और तर्क शुद्ध बोलता है। उसने तो बिल इंट्रोडक्शन पे ही ऑब्जेक्शन लिए, छोड़िए बिल पे। उसने कहा कि क्यों हम साउथ दक्षिण भारत के लोग क्यों वोटिंग करेंगे जब उनका आवाज ही नहीं सुनी जाएगी। और प्रधानमंत्री क्या है? देखो, प्रधानमंत्री को तो कभी कोई जवाबदेही है नहीं। जैसा महाराष्ट्र में झूठ बोल के आए थे कि मैं 6,000 रुपए दे दूंगा सोयाबीन को, मेरे को वोट दो, लोगों ने दिया, बाबा जी का ठुल्ला दिखा दिया उनने। अब इसके बाद इधर देखिए आप, अभी ये बोल रहे दक्षिण भारत में अभी तेल इसमें बोल के आए तमिलनाडु में, परिसीमन में कोई आपके ऊपर नुकसान नहीं होगा। नुकसान हो गया तो क्या कर लेंगे बेचारे वो लोग। चुनाव में आपने कहा था, वो तो चुनावी जुमला था। अमित शाह जी ने बहुत पहले कहा था कि भाई चुनाव में बोली हुई बातें को सीरियसली मत लिया करो, वो चुनावी जुमले होते हैं। अब तो जुमले तो अंदर भी चलते हैं। अब तो जुमले हाउस के अंदर चलने लगे हैं। अब तो जुमले हाउस के अंदर चलने लगे। जुमलों बार बार जब जनता भरोसा करेगी तो उसको भोगने पड़ेगा। अब जो 14 से अच्छे दिन का इंतजार करते करते भी 6,000 रुपया सोयाबीन का यकीन कर ले महाराष्ट्र के लोग, तो फिर भोगेगा कौन? वही भोगेंगे। मैंने वही कहा, क्योंकि वो कब तक आप झांसाराम को सुनेंगे? हर बार नया झांसा, और झांसे में पैसे में डिवीजन कई जगह पे। और लोग इसलिए नहीं झांसे में आते, आखिर महाराष्ट्र के लोगों ने 6,000 रुपए पे नहीं वोट दिया होगा। महाराष्ट्र के लोगों ने तो इनके खिलाफ वोट दिया। लेकिन क्या हुआ? अभी कहीं भी जाता हो तो लोग ये बोलते, असं कसं झालं रे बाबू, आम्ही तर दिलं नव्हतं, कसे जिंकून आला, ऐसा कैसा हो गया रे बाबू, हमने तो दिया नहीं था, ये कैसा जीत गया। ये सवाल हर जगह सुनने को मिलता है, बिहार में भी मिलता है। क्या करेंगे जब चुनाव आयोग हाईजैक कर लिया, न्यायपालिका हाईजैक हो गई, अब ये पार्लियामेंट भी हाईजैक। मतलब ये डिलिमिटेशन से आपने सही कहा था कि क्षेत्र भी हमारा, मतदाता भी हमारे, मशीनें भी हमारी, अधिकारी भी हमारे, और सर्टिफिकेट भी हमारा। चलिए, अभी तो शुरू हुआ है, ये 3 दिन का मेला है। और 3 दिन के मेले में ये खूब जो आजकल झूले लगते हैं ना, इसे घुमाने वाले। 3 दिन के बाद दर्शकों को हम मूर्ख शिरोमणि भी बताएंगे कौन है, घनघोर मूर्ख कौन है, ये भी दिख जाएगा। अभी लाएंगे, इसके लिए तो बहुत लाएंगे, जी की पौनी नजर रहती है। इस पर चलिए, हम फिर आते हैं अपडेट के साथ। आखिर में चलते चलते मैं आपको कुछ विपक्ष की बाइटों, जिसमें मीसा भारती से लेकर के, और सबसे महत्वपूर्ण बाइट है, सुनिएगा, बीजेडी के तरफ से। क्योंकि बीजू जनता दल के तरफ से भी अगर ये मतलब खुल करके इसकी खिलाफत कर दी गई है। यानी जो राज्यसभा में शुरुआत में जब हमने 2 दिन पहले चर्चा की थी, तो कहा था कि राज्यसभा में हो सकता है गुणा गणित कर लें कि जगन, बीजेडी ये सब मुट्ठी में आ जाएंगे, इनके दबे हुए हैं। लेकिन जगन ने भी खुलेआम ऐलान कर दिया और बीजेडी की भी बाइट है। तो इसलिए बीजेडी वाली बाइट सुनिएगा, जो उनकी महिला नेत्री हैं वो कह रही हैं, वो अपना पक्ष रख रही हैं, मीसा हैं, उनको भी सुनिएगा। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक सरकार ला रही है, विपक्ष की क्या क्या आपत्तियां हैं इसको लेकर के? देखिए, एक तो डिलिमिटेशन का है कि आप जिस स्वरूप में बिल पास हुआ उसको आपने लागू नहीं किया, और उसमें आप अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। तो अभी देखते हैं अंदर किस तरह का अमेंडमेंट आता है, तो उस पर विपक्ष का एक अपना विरोध हम लोगों ने रखा है।
महिला आरक्षण बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, क्योंकि इसमें 3 बिल हैं, तो इसमें क्या महिला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसका आरजेडी समर्थन करेगी? नहीं, हमारा अपना स्टैंड है जिसमें हम लोग कायम है। क्या है? देखिए, हमारा स्टैंड यही है कि कोई महिला आरक्षण का विरोध नहीं है, बट हम उसमें रिजर्वेशन मांगते हैं। ST, SC और OBC महिलाओं के लिए उसमें सीटें आरक्षित हो, चाहे आप उसको 50% कर दीजिए या 60 कर दीजिए, बट हमारा जो स्टैंड है उस पर पुरानी मांगे, उस पर हम अपना स्टैंड रखते हैं। ये जो डिलिमिटेशन है, सीमा का पुनर्निर्धारण और जो महिला संरक्षण जो बिल ला रहे हैं, ये दोनों ही बस लोगों के हित के लिए है ही नहीं। मैं बोल लूंगी, अगर पहले तो आप देखिए इतने जल्दबाजी क्यों है, जबकि 2 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन है, इसका मुद्दा उठा रहे हैं आप। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो निर्वाचन इलेक्शन है, इसको लेकर आप मुद्दा उठा रहे हैं, क्यों? आप तो जून के महीने में भी मौसमी के जो सत्र था उसमें भी आप कर सकते थे, मगर नहीं। अगर लगाना था तभी देखिए, जब सितंबर महीने में 2023 में ये बिल पारित हुआ, क्यों 26 में नहीं लगवाए? सारे ओपोजिशन और सारे लोग जो हम लोग उसको राज्यसभा में जो अक्रॉस द पार्टी हम सबने समर्थन दिया था, मगर आपने नहीं लगवाया। आज आपको क्यों इतनी जल्दी पड़ी है? और आप देखिए, ये इतनी खराब सोच है इन लोगों की, हर जगह रैली कर रहे। क्या किसी को दया कर रहे हो? दया कर रहे हो? तुम अकेले नहीं हो, ये बिल को सबको, हर कोई, देखिए उपाकी सरकार के टाइम में भी ये बिल आया था, इसको भी पारित किया गया था। लगाना ना लगाना, क्योंकि वो सरकार में नहीं आए, आप सरकार में आए, 14 साल से बिल नहीं लगवाए। और एक बात देखिए, आप ना हमारे ओडिशा का जो हमारा जितना भाग है उसको भी आप ले रहे हो। हमारे नेता नवीन पटनायक ने मोहन मांझी जी जो चीफ मिनिस्टर है अभी के, उनको एक चिट्ठी लिखी है कल कि आप 48 आवर्स के अंदर में एक स्वतंत्र अधिवेशन जो है विधानसभा का आप बुलाएंगे, स्वतंत्र स्पेशल ये बुलाइए और इसके ऊपर आलोचना कीजिए और केंद्र सरकार को लिख के देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के कितनी मानसिकता है, कैसे मानसिकता है। ओडिशा का जो भाग है 3.9 करीब 4%, जब 543 लोकसभा सीट्स थे उसमें से हम लोगों को 21 मिला था। अब अगर देखेंगे तो इसके ही चलते करीब 4%, जब 850 आप कर रहे हो, हमारा जो भाग है वो 34 होना चाहिए, मगर आप क्या दया कर रहे हो हम लोगों को 29 सीट देके? ये ओडिशा, ये क्यों है? कल को हम अगर कोई बात उठाएंगे, हिंदी हार्टलैंड में जो नेता है, जो लोग हैं यहाँ पर, अभी आप लोग 20 है, अभी मुंह पे पट्टी बांध के, ताला बांध के बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके सरकार है, आपका गुजराती का सरकार चल रहा है, आप बैठे। मगर कल को हमारे ओडिशा के जो फ्यूचर्स है, जो युवा है, जो महिला है, वो अगर राजनीति में आना चाहे, उनका 5 सीट आपने खा लिया। क्यों? अगर यहाँ हम लोग डिमांड करेंगे, आप ही लोग हिंदी हार्टलैंड लोग हमको बोलेंगे, अरे देखो 3.4% में इन लोग इतना डिमांड कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका जितना है उसको उतना दो। विमेन बिल अपने आप में एक अच्छी सोच है और हम सब उसके साथ हैं। आधी आबादी को संसद में अधिकार पूर्वक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, किसी एक जेंडर की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए हम उसके साथ हैं। लेकिन विमेन बिल लाने के नाम पर जो ये सीटों का पूरा स्ट्रक्चर छेड़ा जा रहा है, वो भारत की डेमोग्राफी के खिलाफ से, डेमोग्राफी के हिसाब से बहुत खिलाफत है हमारी। क्योंकि मोदी जी के अब ये ट्रेंड बन गया है कि अगर किसी इलाके से, किसी विधानसभा में, किसी बूथ से, किसी मोहल्ले से वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, वहां वोट कटवा देते हैं ले जाके। 80 लाख वोट कटवाना, 90 लाख वोट कटवाना, 27 लाख लोगों को वोट न करने देना, ये मोदी जी ने नया ट्रेंड अपना लिया है। संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है, ये मोदी धान में है। मोदी जी का अपना विधान बना लिया इन्होंने। तो मोदी जी के इस विधान में इन्होंने व्यवस्था कर ली है कि जिस जगह चुनाव न जीत पाओ वहां वोट कटवा दो, जिस जगह चुनाव न जीत पाओ वहां नए वोट बनवा दो, फर्जी वोट बनवा दो। एक तो ये है। दूसरा, अब ये नया मोदी विधान ला रहे हैं कि साहब जिस जगह हम चुनाव नहीं जीत पाते वहां पे सीटें कम कर दो लोकसभा की, और जिस जगह हम चुनाव जीतते हैं, जहां हमारा सपोर्ट ग्रुप है, वहां पे सीटें बढ़वा दो। तो बाबा साहब ने संविधान इसलिए तो नहीं बनवाया था
शहीद आजम भगत सिंह ने कुर्बानी इसलिए तो नहीं दी थी कि एक दिन मोदी जी नाम का एक प्रधानमंत्री आएगा और वो जहां जहां चुनाव जीत सकता है वहां पे सीटें बढ़ा लेगा। बाबा साहब ने संविधान बनाया, गांधी जी ने काम किया, शहीद आजम भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी, वो इनके लिए दी थी कि एक एक आदमी का अधिकार मायने रखेगा। पर आज मोदी जी के लिए एक एक आदमी कोई मायने नहीं रखता, सत्ता की हवस मायने रखती है। सत्ता की हवस में संविधान को तार तार कर दीजिए, लोगों के साथ अत्याचार कर लीजिए, विपक्ष के साथ अत्याचार कर लीजिए, किसी भी हद तक गिर जाते हैं। ये जो इतनी सीटें बढ़ा के इधर उधर करने की जो कोशिश की जा रही है, हम इसके सख्त खिलाफ। डिलिमिटेशन जो कर रहे हैं, डिलिमिटेशन का तरीका इनका बहुत गलत है।